हेलो एंड वेलकम टू दिस क्लास ऑफ टू डायमेंशनल ज्योमेट्री। आई एम रफ़ीक अहमद। हम एलिप्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जो मेनली टेंजेंट, पोलर, पोल, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट आदि से रिलेटेड हैं। इसी सिलसिले में ये एग्जांपल देखें। इसमें एलिप्स दिया हुआ है और एलिप्स की किसी बिंदु से खींची गई या किसी बिंदु के संगत जो स्पर्श जीवा बनेगी, वो स्पर्श जीवा अगर एलिप्स के केंद्र पर समकोण आंतरित करे, यानी ये एंगल 90 हो, तो इस पी का बिंदुपथ ज्ञात करना है। यानी क्वेश्चन ये हो गया कि उन बिंदुओं का बिंदुपथ ज्ञात करो जिनके संगत खींची गई दीर्घवृत्त की स्पर्श जीवा केंद्र पर समकोण आंतरित करे। यानी जैसा कि फिगर में हमने उस बिंदु की एक सिचुएशन दिखा दी है। ये कोई बिंदु P है, उसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 मान लिए हैं और ये एलिप्स है। बिंदु P से एलिप्स पर एक स्पर्श रेखा इधर और एक स्पर्श रेखा इधर खींच दी गई। इन दोनों स्पर्श रेखाओं के जो स्पर्श बिंदु हैं, कॉन्टैक्ट पॉइंट्स, उनको मिलाने से ये बन गई स्पर्श जीवा और ये स्पर्श जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। यानी इस जीवा के सिरों Q और R को एलिप्स के केंद्र O से मिला दें तो एंगल QOR ये 90 बनता है। तो इस बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात करना है। यानी इस बिंदु की विशेषता क्या हो गई कि इसके संगत जो स्पर्श जीवा है वो केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। हम P बिंदु के कोऑर्डिनेट्स तो हमने मान ही लिए हैं, तो P के संगत इस स्पर्श जीवा का समीकरण आ जाएगा और फिर ये जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। इस बात का उपयोग करने के लिए इस जीवा और एलिप्स के जो दो प्रतिच्छेद बिंदु हैं Q और R, उनको केंद्र से मिलाने वाली दो रेखाएं OQ और OR का संयुक्त समीकरण हम जीवा के समीकरण की सहायता से एलिप्स के समीकरण को समघात बनाने पर प्राप्त करेंगे। और फिर OQ और OR का जो संयुक्त समीकरण आ जाएगा, उस संयुक्त समीकरण में क्योंकि ये दोनों रेखाएं लंबवत हैं OQ और OR, तो उस संयुक्त समीकरण में x स्क्वायर का गुणांक और y स्क्वायर का गुणांक का योग 0 होगा। उस कंडीशन का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर दीर्घवृत्त किसी बिंदु P x1 y1 के संगत दीर्घवृत्त की स्पर्श जीवा QR ये होती है। ये हम स्पर्श जीवा का समीकरण जानते हैं क्या होता है। एक्स स्क्वायर की जगह इसमें x1x आ गया और y स्क्वायर की जगह y1y आ गया। तो ये तो हो गया इस स्पर्श जीवा QR का समीकरण। अब हम कर रहे हैं इस स्पर्श जीवा के समीकरण की सहायता से इस दीर्घवृत्त के समीकरण को समघातीय बना रहे हैं। दीर्घवृत्त का समीकरण फिलहाल समघातीय नहीं है क्योंकि इसमें दो पद तो दो घात वाले हैं और ये शून्य घात वाला पद है। तो हमने दीर्घवृत्त के समीकरण को लिया और 1 के स्थान पर 1 का स्क्वायर कर दिया और 1 की वैल्यू यहाँ स्पर्श जीवा के समीकरण से रख दी। स्पर्श जीवा के समीकरण से 1 का मान है x1 x अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 y अपॉन b स्क्वायर। तो यहाँ 1 की जगह ये मान रख दिया, ये 1 की वैल्यू है स्पर्श जीवा के समीकरण से प्राप्त, और स्क्वायर अपनी जगह, लेफ्ट हैंड साइड के दोनों टर्म्स अपनी जगह और राइट हैंड साइड में होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दिया। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर और दोनों के प्रोडक्ट का दोगुना। अब ये सारे पदों को लेफ्ट हैंड साइड में ले लें, एक तरफ ले लें। इसमें 3 तरह की टर्म्स हैं, एक्स स्क्वायर वाली, वाई स्क्वायर वाली और एक्स वाई वाली। तो उनको इकट्ठा कर लिया। एक्स स्क्वायर वाली ये टर्म और एक्स स्क्वायर वाली ये टर्म लेफ्ट में आएगी और दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। इसी तरह से वाई स्क्वायर की ये टर्म और वाई स्क्वायर की ये टर्म, इस वाई स्क्वायर की टर्म को लेफ्ट में ले लेंगे और फिर दोनों में से वाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। ये तो हो गया एक्स स्क्वायर का पद और ये हो गया वाई स्क्वायर का पद, और ये एक्स वाई वाला पद भी लेफ्ट में ले लिया। अब ये जो प्राप्त हुआ इक्वेशन नंबर 3, ये क्या है? क्योंकि ये जो इक्वेशन है वो हमने प्राप्त की है स्पर्श जीवा के समीकरण की सहायता से दीर्घवृत्त के समीकरण को समघात बनाकर। और ऐसा क्यों किया है? जैसा कि एक आर्टिकल हमने पहले पढ़ रखा है और उस आर्टिकल का
कम से कम 2-3 बार यूज़ कर चुके हैं हम पहले। अगर कोई द्विघातीय वक्र है और उसको एक रेखा काटती है, तो रेखा द्विघातीय वक्र को जिन 2 बिंदुओं पर काटती है, उन 2 बिंदुओं को मूल बिंदु से मिलाने वाली जो 2 रेखाएं बनती हैं, ओ क्यू और ओ आर, उन 2 रेखाओं का संयुक्त समीकरण प्राप्त करने का तरीका यह है कि इस रेखा के समीकरण की सहायता से इस द्विघातीय वक्र के समीकरण को समघात बना लिया जाए, और समघात बनने पर जो समीकरण प्राप्त होगा वो ओ क्यू और ओ आर का समीकरण प्राप्त होगा। इस आर्टिकल का उपयोग किया है हमने। तो हमने यहाँ पर स्पर्श जीवा के समीकरण की सहायता से दीर्घवृत्त के समीकरण को जब समघात बना लिया, तो ये जो समघातीय समीकरण हो गया, होमोजीनियस इक्वेशन हो गया, ये इक्वेशन किसका हो गया? ओ क्यू और ओ आर का। और ओ क्यू और ओ आर लंबवत हैं। हम जानते हैं कि 2 रेखाओं का संयुक्त समीकरण अगर हमें उपलब्ध हो और वो 2 रेखाएं लंबवत हों, तो उस संयुक्त समीकरण में एक्स स्क्वायर का गुणांक और वाई स्क्वायर के गुणांक का योग 0 होता है। तो ये जो आया, ये तो है ओ क्यू और ओ आर का संयुक्त समीकरण। और परंतु ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू ओ आर। ओ क्यू और ओ आर लंबवत हैं क्योंकि जीवा क्यू आर केंद्र ओ पर समकोण अंतरित करती है। तो ओ क्यू और ओ आर लंबवत हैं, अतः एक्स स्क्वायर का गुणांक प्लस वाई स्क्वायर का गुणांक बराबर 0 होगा। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक जो था वो रख दिया 1/a² माइनस x1² अपॉन a की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर का गुणांक 1/b² माइनस y1² अपॉन b की पावर 4। ये योग 0 होगा। ये लंबवत की कंडीशन का उपयोग हो गया। और अब इसको रीअरेंज कर लें, x1 और y1 के पद एक साइड और 1/a² और 1/b² के पद दूसरी साइड कर लें। तो जब हम ये मानते हैं कि किसी बिंदु P x1 y1 के संगत जो स्पर्श जीवा है वो केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, तो फिर x1 y1 में ये संबंध प्राप्त होता है। अतः इस संबंध में x1 की जगह x और y1 की जगह y रख दें तो आ जाएगा उस बिंदु P x1 y1 का बिंदु पथ। तो अतः P x1 y1 का बिंदु पथ होगा, x1 की जगह x और y1 की जगह y रख दें तो ये कोई वक्र होगा और ये उस बिंदु P का बिंदु पथ होगा। तो इस तरह से उस बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात हो गया जिसके संगत जीवाएं या जिसके संगत स्पर्श जीवाएं केंद्र पर समकोण अंतरित करती हैं। एक और एग्जाम्पल लें। दीर्घवृत्त की अभिलंब जीवाओं के ध्रुवों का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए। जैसे ये दीर्घवृत्त है, अब इसकी अभिलंब जीवा क्या होती है पहले हम ये समझ लें। दीर्घवृत्त के प्रत्येक बिंदु पर एक अभिलंब बनता है। जैसे यहाँ हमने दीर्घवृत्त पर एक बिंदु ले लिया, तो इस बिंदु पर एक तो बनेगी स्पर्श रेखा, वो रेखा जो दीर्घवृत्त को इस बिंदु पर स्पर्श करती है। ये तो हो जाएगी दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा इस बिंदु पर, और इस बिंदु से गुजरती हुई और इस स्पर्श रेखा के लंबवत जो रेखा बनेगी ये हो जाएगा दीर्घवृत्त का अभिलंब। और ये अभिलंब इस बिंदु पर बनाया गया अभिलंब है, इस बिंदु P पर खींचा गया अभिलंब है। और ये अभिलंब दीर्घवृत्त को पुनः कहीं किसी बिंदु पर काटेगा। मान लो ये बिंदु Q है। ये ध्यान रखें कि ये जो अभिलंब है ये P पर अभिलंब है, Q पर अभिलंब नहीं है। Q पर अभिलंब कोई दूसरी रेखा आएगी। Q पर खींची गई स्पर्श रेखा के लंबवत रेखा वो Q पर अभिलंब होगा। तो ये जो रेखा है ये दीर्घवृत्त के बिंदु P पर खींचा गया अभिलंब है और ये दीर्घवृत्त को दोबारा किसी बिंदु पर काटता है। तो फिर PQ दीर्घवृत्त की जीवा हो जाएगी। PQ जो दीर्घवृत्त की जीवा हो गई, ये जीवा तो है ही और ये P बिंदु पर अभिलंब भी है। इसे कहते हैं हम अभिलंब जीवा। यानी जो अभिलंब होता है, नॉर्मल होता है, वो अपने आप में एक जीवा भी बनाता है। लेकिन ये अभिलंब दोनों बिंदुओं पर नहीं होता, एक बिंदु पर अभिलंब होता है, दूसरे बिंदु पर अभिलंब कोई दूसरा होता है। तो अब करना क्या है, अभिलंब जीवाओं के ध्रुवों का बिंदु पथ ज्ञात करना है। अब जैसे ये दीर्घवृत्त की अभिलंब जीवा है PQ, तो इसका जो ध्रुव होगा उसका बिंदु पथ ज्ञात करना है। हमने ध्रुव को P माना है तो इस बिंदु को नाम बदल दें। जैसे ये बिंदु R है और ये Q है, तो QR जीवा हो गई।
अब हर रेखा का दीर्घवृत्त के सापेक्ष ध्रुव होता है, कोई भी रेखा हो उसका दीर्घवृत्त के सापेक्ष ध्रुव होगा। तो ये जो अभिलंब है, जीवा है, ये है तो एक रेखा ही, और इस रेखा का कोई ना कोई ध्रुव होगा। तो मान लिया कि इस रेखा का ध्रुव है यहाँ P x1 y1। तो अगर इस रेखा का ध्रुव P है तो फिर ये रेखा बिंदु P की ध्रुवी होगी। अब इस रेखा की दो विशेषताएं हो गई, ये रेखा दीर्घवृत्त के बिंदु R पर अभिलंब भी है और यही रेखा इस बिंदु P की ध्रुवी भी है। तो इस रेखा के अभिलंब के रूप में समीकरण और ध्रुवी के रूप में समीकरण निकाल लेंगे। इस ध्रुव P का बिंदुपथ ज्ञात करना है, अभिलंब जीवा के ध्रुव का बिंदुपथ ज्ञात करना है। तो ये तो हो गया दीर्घवृत्त और इसकी किसी अभिलंब जीवा का समीकरण यह होगा। प्राचलिक रूप में अभिलंब का समीकरण यह होता है, इसमें थीटा क्या है, जिस बिंदु पर यह अभिलंब बनाया है उस बिंदु का उत्केंद्रता कोण या प्राचल। तो अगर जैसे ये रेखा R बिंदु पर अभिलंब है और बिंदु R का प्राचल थीटा है, तो इस अभिलंब का समीकरण होगा ax sec थीटा माइनस by cosec थीटा बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये तो हो गया अभिलंब के रूप में इस रेखा का समीकरण। अब इस रेखा का ध्रुव P मान लें, इसका ध्रुव P x1 y1 हो तो फिर ये रेखा P की ध्रुवी होगी। अगर इस रेखा का ध्रुव P है तो फिर बिंदु P की ध्रुवी हो जाएगी ये रेखा। तो बिंदु P की ध्रुवी के रूप में भी इस रेखा का समीकरण निकाल लेंगे। तब P की ध्रुवी के रूप में इस रेखा का समीकरण होगा x1 x अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 y अपॉन b स्क्वायर बराबर 1, जैसा कि हम ध्रुवी का समीकरण लिखते हैं। अब स्पष्ट है कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 एक ही रेखा के समीकरण हैं। इक्वेशन नंबर 1 तो ये इसी रेखा का समीकरण अभिलंब के रूप में है क्योंकि ये रेखा अभिलंब है, और इक्वेशन नंबर 2 इसी रेखा का समीकरण ध्रुवी के रूप में है क्योंकि यही रेखा बिंदु P की ध्रुवी है। तो जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों एक ही रेखा के समीकरण हैं तो इनकी तुलना कर दें। 1 और 2 की तुलना, इसमें x का गुणांक x1 अपॉन a स्क्वायर अपॉन इसमें x का गुणांक a सेक थीटा बराबर इसमें y का गुणांक y1 अपॉन b स्क्वायर अपॉन इसमें y का गुणांक माइनस b कोसेक थीटा बराबर इसमें कांस्टेंट टर्म 1 और इसमें कांस्टेंट टर्म 1 अपॉन कांस्टेंट टर्म a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये तुलना कर दी, दोनों इक्वेशन जब एक ही रेखा के हैं तब। इसको और इम्प्रूव कर लें, ये टर्म हो जाएगी x1 a स्क्वायर नीचे आ जाएगा तो ये a क्यूब हो जाएगा और ये नीचे वाला सेक ऊपर जाके कॉस हो जाएगा। इसमें b स्क्वायर नीचे आ गया तो b क्यूब हो गया, माइनस को ऊपर दिखा दिया है और कोसेक जो है वो ऊपर आकर साइन हो गया और थर्ड टर्म। अब फर्स्ट टर्म बराबर थर्ड टर्म, क्योंकि हमारा जो पर्पज होगा वो ये कि ये जो बिंदु R था जिस पर कि हमने यह विलंब लिखा था उस बिंदु R का प्राचल थीटा है, इसको एलिमिनेट करके, और क्योंकि बिंदुपथ P का निकालना है तो P के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 में संबंध स्थापित करना है। तो ये जो रिलेशंस आ गए, इन रिलेशंस से फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट बराबर थर्ड से तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी, a क्यूब ऊपर आ जाएगा और x1 नीचे आ जाएगा। तो कॉस थीटा की वैल्यू हो गई a क्यूब अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू x1, और सेकेंड टर्म बराबर थर्ड टर्म, इसको सॉल्व करें तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। और इन दोनों इक्वेशंस को वर्ग करके जोड़ देंगे तो इसमें कॉस स्क्वायर थीटा और इसका साइन स्क्वायर थीटा का योग तो 1 आ जाएगा, और राइट हैंड साइड में इसका वर्ग और इसका वर्ग, ये हमने इनको दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया दोनों इक्वेशंस को, ताकि थीटा का विलोपन हो जाए। अब ये जो इक्वेशन आई थीटा का विलोपन होने पर, इसको और इम्प्रूव कर लिया है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर इन दोनों में है बटे में, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के होल स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें तो इधर 1 की जगह तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर हट जाएगा, और साइड भी चेंज कर दिया है, राइट हैंड साइड के पद को लेफ्ट में और लेफ्ट हैंड साइड के पद को राइट में लिख दिया है। अब ये x1 y1 में संबंध आया, और x1 y1 क्या था, अभिलंब जीवा के ध्रुव के निर्देशांक थे। तो अब अभिलंब जीवा के ध्रुव P यानी x1 y1 का बिंदुपथ हो जाएगा, इस संबंध में x1 की जगह x और y1 की जगह y रख दें। तो a की पावर 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस b की पावर 6 अपॉन वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये अभिलंब जीवा का ध्रुव का बिंदुपथ हो गया। तो इस तरह से हमने ये एग्जाम्पल यहाँ पढ़ा। इसको मैं वीडियो को 2 भागों में बांट रहा हूँ, और ये हम कह सकते हैं
वीडियो लेक्चर नंबर 25 का ए पार्ट, और इसके बाद इसका बी पार्ट हम दूसरे वीडियो में ले रहे हैं, जिसको हम कहेंगे 25B, और उसमें हम कुछ आपको होमवर्क या असाइनमेंट भी देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल। जय हिंद।